बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN पे ख़बर है। काजी सही सब मसरूफियत की वजह से आज फिर हमें शामिल नहीं कर सकते। हमारे साथ ताहिर मलक है और मैं आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज टॉप स्टोरी में बात करेंगे लफ्ज़ों का गोरख धंधा। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा या आवाम उसी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारेगी। वाजह ज़िया का तबादला किस अहम शख्सियत ने किया जिस शख्स ने पनामा की इंक्वायरी की और नवाज शरीफ को सज़ा हुई? उस शख्स को किसको बचाने के लिए तब्दील कर दिया गया? मैरिज पॉलिसी मैरिज तो पता नहीं मुंह से निकल गया। इस गर्मी और लोड शेडिंग में स्कूल के कैसे खुले, बच्चों के साथ क्या हो रहा है? एक गर्मी शदीद, ऊपर से लोड शेडिंग, ऊपर से वज़ीर तालीम की बेहिसी, लोगों की चीखों पुकार। भारत अफगानिस्तान में किस हैसियत से मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान फौज इससे नज़र रखे हुए। मलिक साहब, आपसे बात करते हैं। ये लफ्ज़ों का जो गोर है ना, बजट जिसको आप ला रहे हैं, पहले कभी एक साल में एक मरतबा आता था, अब हर रोज़ बिजली की पेट्रोल की कीमत बढ़े तो मिनी बजट हज़ारों आते हैं। ये क्या है बजट, मुझे बताएं। मैंने एक पहले आपसे जिक्र करता चलूँ, आज ट्रिब्यून की स्टोरी है कि 95% लोगों को GDP का मतलब ही नहीं पता। मतलब 100 में से 95 बंदे 95 बंदों को GDP का मतलब ही नहीं पता। और 96 पर करंट अकाउंट खसारे को जानते नहीं। वो कहते होते क्या, वो कहते हैं रोटी कितने की, आटा कितने का है, आज दिहाड़ी लगेगी नहीं लगेगी। तो इस बजट से पूरी कौम को आपने तमाशा दिखा रहे हैं, निकालना क्या है? देखिए भट्टी साहब, अगर आपने शुरू में आगाज़ ही ऐसा कर दिया कि मुझे खुद मैं प्रेशर में आ गया को वैसे वो जो हमने इंग्लिश के लफ्ज़ रखे जी, करंट अकाउंट बैलेंस उधर चला गया। एक ही चीज़ है जो आज अपने हमारे वज़ीर ख़जाना ये जो इतनी एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पे सबका प्राइड था, मैं उसको ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। वो कह रहे जी कि पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में काम करके जो पैसे अपनी फैमिली को भेजता है ना, हमारा वो प्राइड है। यानी कि हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि हमारे लोग अपने मुल्क की बजाय अपने बच्चों को, बहुत बड़े एक तादाद है, अपने बच्चों बीवियों को छोड़ के कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उनके पैसे से हम चल रहे हैं। और आज आपके वज़ीर ख़जाना का ये लफ्ज़ था, ये अल्लाह ताला का कोई रहम हो गया हम पे, ये कोई एक्स्ट्रा को खुदा की मेहरबानी हो गई है कि पैसे आ गए। ये है सच। अब मैं बिल्कुल आसान ज़ुबान में जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो आपने क्योंकि इतना खूबसूरत आगाज़ कर दिया, मेरा दिल नहीं कर रहा वो ऐसे मैं भी अल्फाज इस्तेमाल करूँ। आम बंदे का जो मसला है जी महंगाई है, ये मैं इन्हीं के दादोशुमार आपको देना चाह रहा हूँ। ये खुद मानते हैं कि 11% जो चीज़ 100 रुपये की है ना, एक साल में, इस साल जो है वो 111 रुपये की होगी। आप फिर सोच लेना, आपकी जेब में अगर 1000 था तो इस वक्त आपको 110 रुपये मज़ीद चाहिए वो चीज़ ख़रीदने के लिए। महंगाई से मुराद आप ले लेते हैं। बेरोज़गारी, वज़ीर साहब ने खुद फरमाया कि 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में कोरोना से बेरोज़गार हुए हैं। और वैसे उन्होंने साथ ये भी अपनी तरफ से, उनसे कौन पूछ सकता है, उन्होंने कहा जी 1,75,00,000 को हमने नौकरियों पे वापस भी आ गए। आप बता दें अगर आपको यकीन है। फिर आगे चलते हैं। अब वो जो अपना ऑफिशियल डाटा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2,40,00,000 लोग, पता है कौन है, जो बेचारे रोज़ काम करके कमाते हैं, यानी कि डेली वेजर है, उनका कोई पेंशन नहीं है, उनके पास कोई हेल्थ नहीं है। अगर बारिश हो जाए, उनको नौकरी मिले, अगर वो 8-10 घंटे अपना खून पसीना देंगे, 2,40,00,000 लोग हैं। आप देख लें कब से, 1-1.5 साल से कोरोना चल रहा है और आपने सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को 12-12 हज़ार एक दफ़ा दिए हैं। ये आप यहाँ पे इनकी भी कंपनसेशन देख लें। टैक्स रिटर्न की मैं आपको बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ के दौर पर, मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं कर रहा, 4,050 अरब रुपये इकट्ठे हुए थे लास्ट टाइम। अगर डॉलर में देखें ना तो आपने 3 अरब डॉलर कम इकट्ठे किए हैं। 195 अरब रुपया आपने इनकम टैक्स में भी कम इकट्ठा किया। मुख्तसर में आपको ये इसको कंक्लूड करने लगा हूँ, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है। नवाज शरीफ दौर में 4,095 अरब 4,050 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ था, लेकिन सुना 4,097 बैरून मुल्क चले गया था। इस टैक्स को मैं भाड़ में जाऊं जो मेरे आम शरीफ नहीं लगा। अब आप जैसे तो पढ़े लिखे लोग, एलीट क्लास, मम्मी डैडी, बर्गर फैमिली, आज मैं सड़क से उतरा अपनी गाड़ी से और पैदल चलने शुरू हो गया। ठीक, फील लिया जाए आम आदमी। एक रेडी बान था, रेडी बान, उसको मैंने कहा सेल कितनी हुई है, कहता है 150 रुपया। अच्छा, मैंने कहा यार ये सुना है इस दफ़ा GDP ये बड़ा अच्छा रहा है। कहता है बाऊ जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता आटा पिछले साल किन्ने दा सी, अज किन्ने दा? ये है। अब मेरे पास उसका जवाब नहीं था। दूसरा वो कहता है
मैं क्या बात है बुजुर्गों, उधर उम्र में खासे थे 60 साल, मैं क्या आपसे खड़ा नहीं होता जा रहा। कहते सारी रात बिजली नहीं आई तो मुझे नींद नहीं आई। आपके बजट खड़ा रहे, आपके गर्दिशी रहे, आपने क्या किया, मुझे बता दे। ये जो मेरे कैमरामैन भाई हैं, इस बजट कल के ऐलान के बाद क्या चीनी इन्हें 50 रुपए मिलेगी? नहीं। 80 रुपए मिलेगी? नहीं। नाज़रीन, इधर का वक्त हुआ जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बताएंगे बजट में गरीब की मौत छुपी है या अमीरों का पैसा। वेलकम बैक नाज़रीन, कल पाकिस्तान 2020-21 का बजट को होगा। मुझे लफ्ज़ों के गोरख धंधे से आपको घुमाना नहीं। आज मैं फिर एक हस्पताल गया। मलक साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका टाइम तो बड़ा कीमती है। नुमाइंदे हैं भट्टी साहब, आप बात करें, आपका तो मैं जहाँ रुका तो वो आ गया पार्किंग वाला। मैं क्या सुनाएं, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? कहते बाबू जी पहले पर्ची तो लो, पैसे पहले दे दो। मैं क्या पैसे मैं वापस में दूंगा? कहते नहीं जनाब, आज सुबह से मेरे घर में आटा नहीं है, मैंने अपने बच्चों को खाने के लिए भेजना है। मैं कहा यार कल बजट आ रहा है, आपके लिए मरात है, आप अब यकीन नहीं करेंगे बींगे मुसलमान। उसने कहा कल क्या आ रहा है? अच्छा, उसको बजट सही है। मतलब मैं क्या यार वो बजट आ रहा है, इसमें पाकिस्तान का फैसला होगा, ये मुझसे कितने पैसे लिए, गर्दिशी करते कितने गए, जीडीपी क्या गई। कहता बाऊ जी ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। वाह वाह वाह। उसके बाद काजी साहब मैं अंदर चले गया। एक तवील लाइन लगी हुई थी एक्सरे उतरवाने वालों की। एक्सरे उतरवाने वालों की एक की माँ थी, कमो बेशतर 65 साल उम्र, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। तो ये आप सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट देखने गए हैं? मैं सिर्फ देखने गया था ना, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है। मैंने क्योंकि मम्मी डैडी एलीट क्लास के साफियों की तरह ना लैपटॉप पे जर्नलिज्म की है ना एयर कंडीशन कमरों में की है, मेरी आदत है, मैं जाता रहता हूँ। मलक साहब 65 साल की खतून थी, उसके साथ कोई 23-24 साल का लड़का था जिसकी 2 जगह से शर्ट फटी हुई थी। मैं क्या यार भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं क्या सुनाए आपको इस बजट से क्या तवक्को है? कहता जी 3 दिन से अस्पताल आ रहा हूँ, मेरी माँ का एक्सरे नहीं हो रहा, एक्सरे करा दे। भाड़ में गया आपका गोरख धंधा लफ्जों का। अब आप बातें आगे करें। मैं 1-2 चीज़ें मतलब आपकी उसी बात से कर रहा हूँ। आपके ये जो मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपके वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं कि दालें, गंदम, चीनी, दाल, घी, ये चीज़ें हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, आपको पता है। और इस वक्त हम 28 अरब डॉलर, मतलब वो गिन नहीं हम सकते, इतने का खसारा हो गया हमारा तजारत। ये वो पाकिस्तान है जो किसी ज़माने में इसको ना इंडिया होने के हवाले से हमें पंजाब को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम दूध, दही, गंदम, इस तरह की चीज़ें हमारे लिए मजाक थी। आज हम गंदम तक बाहर से मंगवा रहे हैं। तो वो जो बच्चे जो आपने रोते देखे हैं, जो 3 साल पहले 35 रुपये का किलो आटा था, आज 80 रुपये का, ये भी मैं आपको बता दूँ। और उसके साथ जो है वो आपको पता है 65 साला माँ के जिसकी टांग टूटी थी, उसके बेटे ने मुझे कहा बजट छोड़े, मेरी माँ का एक्सरे करा दें। मैं कौन सा वजीर है शौकत तरीन सा बजट पेश कर रहे हैं? इससे पहले हफीज शेख साहब कर रहे थे। कभी साग डॉलर जो उस मुल्क को तबाह कर गया, सोरी साग डार। ये आम लोगों की मसाइल का इन्हें पता है कि कम से कम किराया 2000 है। आपकी सेंसिटिविटी को मैं सलाम करते अपनी एक राय देना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ ईमानदारी से गरीब गुर्बत से बड़ा टेररिज्म कोई नहीं। बेबसी, मुफलिसी, आप बंदे को अंदर से मार देते हैं, उसका प्राइड, उसकी शख्सियत, उसकी सोच, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं ना क्या बेबसी है आपकी सकी माँ और आप उसका एक्सरे ना करा सके, ज़रा सोचें आप। मैं भी उसमें कसूरवार हूँ, मुझे भी गोली मार देनी चाहिए, इतनी तनख्वाहें ले रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। बजट कौमी असम्बली दिखा रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है। कोई पंजाब, कोई कह रहा है सूबाइत फैला रहा है, कोई ज़बान की नफरत फैला रहा है, और तो और इसाक डॉलर साहब अब चले आपने करना है, आपकी इतला के लिए अर्ज है। बहुत बड़ा माफिया इकट्ठा हो गया इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बजट के दौरान। उन्होंने कहा मसनूई जितनी हो सकता है, आईपीपी को कहा कि बिजली लोड शेडिंग करवाएं। अच्छा, और इस दौरान कोशिश करें लोड शेडिंग ज़्यादा हो और वापडा के दफ्तरों के जलाओ गिराओ करे। और उसमें एक सियासी जमात के कारकुनों को हदायत दे दिया, अगर ये लोड शेडिंग कम ना हुई तो आप कुछ दिनों में
दफातरों में जलाओ घिराओ देखेंगे। अच्छा, आधी खबर तो आपकी सच्ची होगी, लोड शेडिंग तो होगी और पूरा पाकिस्तान, ये मैं कोई लाहौर कराची की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस दी बॉर्डर जी। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, सवात में, हैदराबाद में, कोई जगह नहीं जहाँ हंगामा रहे, पिंडी में, पिशावर में लोग बाहर आ गए। 50% खबर तो आपकी यहीं पर सच होगी। अब ये बताएं, ये ग्रुप एकदम किस तरह बाहर आ गया? ये ग्रुप वो है जो NRO लेना चाह रहा है, फिर आप मुझसे गुस्ताखी कहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब किसी को स्पेयर कर नहीं रहे। गो कि मैं खुद कह रहा हूँ शफाफ एहतसाब नहीं हो रहा, मैंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन इमरान खान सुना है चंद लोगों को गिरफ्तार करने लगे हैं बजट के बाद, और परसों रात मीटिंग हुई है लगड़ बगड़ की, उनमें लोहारी के कुछ लोग हैं कि अगर गर्मी 3-4 दिन और रहती है तो आप बाज़ दफातरों में जलाओ गिराओ करें। आप देखिए मुशर्रफ दौर में जब इलेक्शन हुए 8 के, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी तो लोगों का ख्याल था काफ लीग वासी खासी सीटें लेगी। अचानक चीनी और आटे का बहरान आ गया, चीनी नायाब हो गई, आटा मिलता ही नहीं था। ऐसे ही है। इसी तरह जरदारी दौर में भी इस किस्म के बहरान आ गए। अब एक डिज़ाइन किया जा रहा है, ये ताकतवर लोग कब तक हमें। एक मिनट भट्टी साहब, इससे कोई रिलेशन तो नहीं FIA के वाजिद ज़िया की तब्दीली इसी टाइम पे, जहां आप कह रहे हैं कि सोच बदल रही है, प्रेशर है, और अभी मैं खबर भी पढ़ रहा था कि कहीं पे ये आ गया कि FIA फर्दर तफ्तीश नहीं करेगी तरीन और बाकी जो शुगर के केसेस हैं। एक खबर कह रहे हैं, उसकी अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई। दर हकीकत वाजिद ज़िया की एक गलती थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीक की और जिस पर नवाज शरीफ को वाहिद सजा हुई। बाकी तो नैब के किसी केसों में आपको पता ही है, जो JIT बनी। अब मौजूदा एक हैं काबिल एहतराम हरदिल अजीज मोहतरम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, अच्छा, उनके 2 और करीबी दोस्त हैं। इस वक्त वाजिद ज़िया की ये प्रॉब्लम है कि ये ईमानदार हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम है ना, ये किस तरह? वो तो अच्छी बात है। क्योंकि अब आप FIA को ज़्यादा मुतरक करना चाह रहे हैं कि नैब वो रिजल्ट नहीं दे रही है। आपका ख्याल है, कुछ लोगों का, मैं किसी एक को नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। आज़ाद कश्मीर में 24वें कामन के अफसर को IG लगा दिया गया, जो कुछ तस्वुर भी नहीं कर सकता था आज से पहले। अच्छा, गलगित में भी इसी तरह किया गया। और पंजाब के IG के बारे में एक DIG मोहम्मद शुएब, जो चंद ऑनेस्ट अफसरों में था, जुल्फ़कार चीमा साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम है, IG मोटरवे ने हैं, उन्होंने कहा था कि ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है, इनकी रिपोर्ट है। अच्छा, एज ए IG उन्होंने कह के गए हुए हैं, ये वो कह रहे थे और वो कह के गए हुए हैं। तो जब आपकी प्रायोरिटी, इमरान खान अकेले ऑनेस्ट है, मैं अब मानता हूँ बेहतरी भी चाहता है, लेकिन ऐसी टीम के साथ, करप्ट माफिया के साथ आप गंद के साथ गंद साफ कैसे करेंगे? मगर भट्टी साहब, वो जगीर तरीन साहब का भी बड़ा एक एतराज़ था। एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ख़ास लोग हैं आज़म खान के, वो उन्हीं एक ख़ास जगह के लोग हैं, उन्हीं को ट्रांसफ़र करते हैं। मैं मतलब इससे आगे नहीं जाना चाहता। ये 3 लोग मुल्क चला रहे हैं, इसके अलावा इमरान खान साहब के मुंतखब नुमाइंदों की कोई हैसियत नहीं। जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला परवेज़ रशीद जैसा सीनियर पॉलिटिशियन जिसने 10-15 किया, वो कहते हो मेरा FIA से क्या तल्लक, शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं। भट्टी साहब, ये गुफ्तगू तो जारी रखते हैं। जनरल अपना ईवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो उनको भी जरा लाइन पे ले लें आप। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम ताहिर साहब, क्या हाल है आपका? अच्छा जनरल साहब, गुजारिश है, एक तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह और हुकूमत ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया बाशिगाफ लफ्ज़ों में। उन्होंने कहा ना अड्डे देंगे अमेरिका को, ना ड्रोन गिराने के लिए देंगे। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को अफगानिस्तान से अमेरिका फौज का इनखला हो रहा है बड़ी तेज़ी से, भारत उनसे कर रहा है, और हमारे कुछ लोग हमारे ही शहीदों और गाजियों पे बरस रहे हैं। इसे कोई आप पाकिस्तानी साजिश समझ रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल साजिशों के ताने बाने भी बुन रहे हैं इसके साथ? बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। जो आपने जिस कंसर्न का इजहार किया है, यकीनन ये इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मुकम्मल कैंपेन चल रही है अदारे को और अदारे के सीनियर ऑफिसर्स को मेलाइन करने के लिए, और बेस्ड किस्म के मैसेजेस और प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में गालबन कहा था और आज फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये मौजूदा दौर जो इस वक्त इस रीजन में एक तब्दीली आ रही है, जिसमें अमेरिका 20 बरस के बाद अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन लेड कोलिशन फोर्सेस थी वो निकल के जा रही हैं,
इस वक्त जिस स्टेबिलिटी की हमें ज़रूरत है, जिस स्ट्रेंथ और यकजहती के साथ पाकिस्तान आर्मी को, जिस तरह हमेशा 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी रही है, उस यकजहती की ज़रूरत है ताकि हम आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकें, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब जो इशू आप दोनों दोस्त डिस्कस कर रहे हैं, मलिक साहब और आप, देखें अकाउंटेबिलिटी भी चलेगी, मुआशी चैलेंजेस भी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी करनी है, सिस्टम को रिफॉर्म भी करना है, लेकिन उससे बढ़ के वो कुव्वतें जो अदारों को बिलिटल करना चाहती हैं और जो बैरूनी प्रेशर्स हैं, चाहे वो IMF का हो, चाहे FATF का हो, चाहे वो अमेरिकन प्रेशर्स हों, जिस तरीके से एक अनरेस्ट क्रिएट करने की मुल्क में कोशिश की जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा है और वो बड़ा राइटिंग ऑन द वॉल है। वो ये है, अगर आपके पास टाइम है तो 20 बरस तक अमेरिका यही कहता रहा है कि पाकिस्तान का किरदार दोगला है, वो डुप्लीशियस है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं हैं और वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम हम पर लगता रहा। फिर जब कभी उन्हें कोई कामयाबी मिली तो उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं एक मीटिंग का विटनेस हूँ। वो मीटिंग हुई थी जॉन कैरी और सरताज अजीज़ साहब की, और मैं उस वक़्त सफ़ीर था। उसमें उन्होंने बड़े बाशगाफ और दो टोक अल्फाज में कहा था कि जॉन कैरी ने, कि हमारी तमाम तर मुश्किलात जो अफ़गानिस्तान में हैं उसकी वजह आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI। और फिर जब वो पाकिस्तान में आए उसके एक हफ्ता बाद तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के साथ यही मुद्दा आके उठाया, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उस वक्त जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को कहा कि कियानी साहब इस बात का क्या जवाब है। तो जनरल कियानी ने यह कहा था कि अगर इनके पास कोई एविडेंस है कि हम कोalition फोर्सेस के खिलाफ तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं या उनकी इमदाद कर रहे हैं, कोई एविडेंस है तो ये शेयर करें, एंड वी विल होल्ड द रिस्पॉन्सिबल पीपल अकाउंटेबल। उसी शाम 3 घंटे की मीटिंग हुई थी जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और जॉन कैरी की चीफ के घर पे, और 3 घंटों की बहस और डिनर के बाद उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि मुझे इंफॉर्मेशन थी, बताया गया था, लेकिन आई हैव नो एविडेंस कि आप लोग हमारी पॉलिसीज के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं या किसी साजिश का शिकार हैं। हाँ, इतना मैं कहता हूं कि आपके राब्ते हैं तालिबान के साथ। अच्छा जनरल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए, अमेरिका को हमारी आई से दुखनी चाहिए क्योंकि उसने उसकी पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाम की। भारत को दर्द होनी चाहिए ISI का नाम सुन के, क्योंकि भारत के नापाक अज़ाइम ISI ने इधर पूरे नहीं होने दिए। लेकिन मैं नहायत आप जर्नैल आ रहे हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी जज रहे, वकील गुफ्तगू करते रहे, और मेरे DG ISI पे इल्ज़ाम लगाते हैं परसों अदालत पे। और जवेद लतीफ़ क्या मैंने हैं, कहते हैं पाकिस्तान ना खपे। ये जरा सुने, आज उन्होंने फिर जो कहा, जनरल साहब उस पर राय दें, पाकिस्तान के लोग मेरी इस्टेब्लिशमेंट को क्यों डैमेज कर रहे हैं। जरा एक लफ्ज सुन ले जवेद लतीफ़ साहब के बारे। जी तुराब साहब जरा सुनाइएगा जनरल साहब को। ताकतवर बासर लोग अगर इस पाकिस्तान को अपनी जागीर समझते हैं तो हम उसे पाकिस्तान खप्पे नहीं कह सकते। हम उनके पाकिस्तान को पाकिस्तान खप्पे कहने के लिए तैयार नहीं है। ये ले जनरल साहब, मैंने बताया राह को बुरी लगनी चाहिए सही, क्योंकि ये अपनी जान माल कुर्बान करके बच्चों को हमारी हिफाजत करते हैं, मोसाद को, CIA को। अब मैंने शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने जनरल फैज साहब का नाम लिया, और अब आपने सुना, मुझे बताएं इन्हें कौन रोकेगा? देखें, इन्हें एक तो पहली बात यह है कि 22 करोड़ अवामी इन्हें रोकेंगे, क्योंकि इस शख्स ने वो बात कही जो एक पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं कह सकता। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखते हुए कि इन पर मनो फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी जब इनकी जमानत हुई है। तो इस शख्स का क्या कारनामा है कि इस पर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये कहने का कि हम पाकिस्तान खपे नहीं कहेंगे। पाकिस्तान न किसी अदारे की विरासत है,
न किसी फर्द वाहिद की, न पॉलिटिकल पार्टी की विरासत है। पाकिस्तान अल्लाह की तोहफा है 22 करोड़ अवाम के लिए, जो अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है। इसलिए इसके साथ जो वफादारी नहीं करेगा, मैं उस पर फूलों की पत्तियां तो क्या, मैं शायद उस पर कुछ और बरसाना चाहूँगा। तो बात यह है कि ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दो चीज़ों का इंतकाम लेना चाहता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान से अड्डे क्यों मांग रहे हैं। अब उन्हें एक तरफ जो 20 बरस की हजीमत के बाद वो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, एक तो वो तालिबान लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि वो वहाँ पर बुरे तरीके से नाकाम होकर जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जिनको वो मारने आए थे, स्मोक आउट करने आए थे, जिनके खिलाफ तोड़ा बोरा हुआ, जिनके खिलाफ मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यूज़ हुआ, जिनके खिलाफ ड्रोन अटैक्स हुए, सब कुछ। लेकिन दूसरा, वो पाकिस्तान को इस बात की सज़ा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी उस तरह मदद नहीं की, उनके दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं समझा। दूसरे लफ्ज़ों में, अब वो यहाँ बैठकर अगर इन तालिबान की लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने नेक मोहम्मद को किया था जब वो मुआहदा कर रहा था कमांडर 11 कोर के साथ, जिस तरह उन्होंने डमाडोला में स्ट्राइक की थी कि वहाँ अमन जवारी है और 70 बच्चों को शहीद कर दिया था, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को बेट्रे किया और सलाला में हमारे फौजियों को निशाना बनाया, फिर जिस तरह उन्होंने हमें बेट्रे किया और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के मुआहदे के बावजूद कुछ न बताकर एबटाबाद में रेड किया, तो अब वो चाहते ये हैं कि हम यहाँ से बैठ के तालिबान की लीडरशिप को अफगानिस्तान में एलिमिनेट करें, क्योंकि वहाँ बैठकर वो ये नहीं कर सके। जनरल साहब, बड़ा डिटेल आपने बताया। तमाम तर गैज़ो गज़ब जो है तालिबान का, वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाए और पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगे कि पाकिस्तान अमरीकनों के साथ मिलकर तालिबान की लीडरशिप को ख़त्म करवा रहा है। जनरल साहब, मैं इसके साथ चाह रहा हूँ एक और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा एंगल इसमें डाला जाए। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जिन्होंने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया था। पूरी दुनिया में दो ममालिक थे, एक पाकिस्तान था, एक UAE था, और हमेशा एक तासर है कि पाकिस्तान के तालिबान से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, खबरें इंडिया से आ रही हैं कि तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं, दे आर इन निगोशिएशन विद इंडिया। तो क्या ये हमारा आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये हमारा सफारती नाकामी नहीं है कि भारत ये किस तरफ देख रहे हैं आप ये सूरत हाल? देखें मलिक साहब, बात यह है कि तालिबान अभी दे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने ग्रो किया 22 साल रेजिस्टेंस में, और इस वक्त वो अपने मकसद के हुसूल के लिए कोई नया महाज नहीं खोलना चाहते। हम उनकी सोवरेनिटी का, उनकी इंडिपेंडेंट सोच का एहतराम करते हुए न उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं, न हमें करना चाहिए कि आप किस मुल्क से क्या ताल्लुकात रखेंगे। ये आने वाले वक्तों में सब कुछ खुद क्लियर हो जाएगा कि वहाँ रशिया की कितनी जगह है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की कितनी जगह है, ईरान की कितनी जगह है, पाकिस्तान की और चाइना का कितना जगह है, और इंडिया को क्या मिलता है। अब देखना यह है सबसे पहले कि अफगानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए, और अमन कायम होगा तब जब अफगान मिल बैठकर अपना एक हल तलाश करेंगे और किसी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका का कंसर्न ये है कि वहाँ दाइश, अल-कायदा और आईसिस वगैरह के ठिकाने न बने, तो उनको रोकने की सलाहियत सिर्फ तालिबान में है। अगर मजबूत तालिबान हुकूमत फॉर्म करते हैं तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें सो कॉल्ड दुनिया में दहशतगर्दी करती हैं, इनको रोकने की सलाहियत तालिबान के अलावा किसी और पपेट गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि वो 20 बरस की पुष्ट पनाही के बावजूद पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत नहीं कर सके, और 50% से ज़्यादा एरिया उनके कंट्रोल से बाहर रहा है 20 साल। तो लिहाजा हमें अफगानों का एहतराम करना चाहिए, अफगानों के जो सलूशन या हल वो तलाश करते हैं उसका एहतराम करना चाहिए। और जिस तरह 3 सुपर पावर्स उनको डिक्टेट नहीं कर सकी, हमें भी न्यूट्रल रहते हुए फेवरेट्स नहीं चुनने चाहिए और उनको अपने मसाइल का हल खुद तलाश करने देना चाहिए, और उसके बाद जो हुकूमत बनेगी उनके साथ मिलकर ताउन करें और आगे चलें। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश है, आप खुद कह रहे हैं
20 साल अमेरिका ने वहां मार खाई, $1 ट्रिलियन का इस्तेमाल किया, दुनिया का लेटेस्ट जदीद असला इस्तेमाल किया, लेकिन नाकामी उसकी मुकद्दर हुई। तालिबान उनसे शिकस्त नहीं हुए। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी अमेरिका अफगानिस्तान पर अपनी किसी ना किसी तरीके से, अगर पाकिस्तान उसको अड्डे नहीं देता जिसका वो इनकार कर चुका है, कहीं और से भी वो अपनी एयर बेस ले सकता है ताकि उसकी गिरफ्त रहे इस रीजन में? देखिए, उसके पास जो नज़दीक तरीन बेस ऑलरेडी उनके पास मौजूद है वो तो कतर में है, और कतर में उनका बहुत बड़ा स्पाइंग बेस है, बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो सलाला में स्ट्राइक हुई थी उसके जहाज भी उस वक्त अमेरिकन एयरक्राफ्ट वो कतर के एयर बेस से ही उड़े थे। अब दूसरा उनके पास ऑप्शन है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान उनको अड्डे देना नहीं चाहता, वो खौफजदा है तालिबान के रिएक्शन से। तो ये बात इस तरह है जैसे अभी आपने कहा, इनके पास 5 बड़े बेसेस थे 20 बरस के लिए, और बागराम हमारे तमाम एयर बेसेस से बड़ा बेस था जिसको अभी ये खाली करने जा रहे हैं। अगर वहां पर F-16 रख कर, तमाम मॉडर्न एयरक्राफ्ट रख के, तमाम जदीद तरीन असला रख के 20 बरस में ये वहां पर अपनी मर्जी की हुकूमत नाफिज नहीं कर सके, तो बाहर के अड्डों से ये क्या करेंगे? बाहर के अड्डों से ये 2 काम करना चाहते हैं जो पहले मैंने कहा है। एक, ये तालिबान की लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं, ड्रोन स्ट्राइक के जरिए एक एक करके उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। दूसरा, ये वहां जब ये करेंगे तो कोलेटरल डैमेज होगा, इनोसेंट लोगों की शहादतें होंगी, एक अनरेस्ट बढ़ेगा, और अफगानिस्तान में अमन के जो चांसेस हैं वो कम से कम तर होते जाएंगे। और ये इंस्टेबिलिटी अमेरिका का असल डिज़ाइन है कि वहाँ इंस्टेबिलिटी रहे। न रूस इस रास्ते को इस्तेमाल कर गवादर और CPEC में शमूलियत करे, न सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस अफगानिस्तान से गुजर कर गवादर तक आएँ, न चीन इस रास्ते को इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ जा सके। तो ये वो अहम गुजरगाह है जिसको डिस्टेबलाइज रखना उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। मगर जनरल साहब, अगर थोड़ा सा रीजनल कुव्वतें, मैं दूसरे एक एंगल लेना चाह रहा हूँ। अगर आप देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री देखें, मुझे याद है जब इराक पे हमला किया है तो टर्की ने एयर फैसिलिटी दी अमेरिका को, साथ ही अपने सारे लोन माफ़ करा लिए। अगर आप हिस्ट्री देखें, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, बेशुमार ममालिक ने अपने आप को गुर्बत से निकालने के लिए अड्डे दिए और इस तरह उन्होंने बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए। तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्यों ये चीज़ें इस तरह हमें क्यों तंग कर रही हैं? और दूसरी चीज़ है, एक तरफ हमारी जो IMF पे जो इंटरनेशनल इदारे हैं उन पर भी डिपेंडेंस है। तो क्या आप ये नहीं समझते अगर हम इस तरह की पोजीशन लेंगे तो हमारे लिए सांस वो सख्त करेंगे, हमारे लिए मुश्किलात आएंगी? मलिक साहब देखें, ये हर कौम की तारीख में एक वक्त आता है जब उन्होंने दुरुस्त सिमत का उसको अडॉप्ट करना होता है, उस पर गामजन होना होता है। अगर हमने अपनी सोवरेनिटी की कीमत लगा दी, या जिस तरीके से हमने पहले इनकी शराइत मान कर, देखें प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में हमने इनकी 7 शराइत मानी और उस जंग को अपनी जंग बना लिया। 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 6,000 से ज़्यादा फौजी और तकरीबन 7,500 टोटल मिलाकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हुए। नतीजा क्या निकला? हमें हमेशा यही कहा गया कि आप डुप्लिशस हैं, आप मुखलिस नहीं हैं, आपके राब्ते तालिबान के साथ हैं, और डू मोर एक मंत्रा बन गया था, एक तस्बीह बन गई थी। लेकिन आज से 3 साल पहले नेशनल डिफेंस डे पर जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा था कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, अब डू मोर नहीं, अब नो मोर होगा, अब हम पाकिस्तान के मफाद में फैसले करेंगे, और यही फैसला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। तो अगर इस खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी इज्जत और वकार को बहाल करने के लिए अगर कोई सख्ती होती है, देखिए ये सैंक्शन हम पर कब लगी हुई है? जब हम पूरा ताउन कर रहे थे, हम तब से FATF में हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर से हम FATF की ग्रे लिस्ट में चले आ रहे हैं। तो उस वक्त तो हम पूरा ताउन कर रहे थे, उस वक्त हम क्यों ग्रे लिस्ट में डाले गए थे? और क्यों हम पर पाबंदियां लगी थी कि आपके मुल्क में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट की जा रही है? तो ये लोग अपनी शराइत मनवाने के लिए ये टेल ट्विस्टिंग करते हैं,
लेकिन ना बारिशें बरसनी बंद होंगी, न जमीनें फसल उगानी छोड़ेंगी, और न 22 करोड़ आवाम के खुदा ना खास्ता हाथ जो है वो मेहनत से रुक जाएंगे। जनरल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, कौम अपने इज्जत वकार से कौमें बनती हैं, कुर्बानियाँ देने के बनती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वाशगाफ अल्फाज में कह चुके हैं, ना एयर बेस देंगे ना ड्रोन। इसी तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ कह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अपोजिशन मरियम नवाज कहती है नहीं आपने अड्डे दे दिए हैं। जब मेरा वज़ीर आज़म मुल्क का कह रहा है, मेरे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि ना 1 इंच देंगे, माजी में जो आप गलतियां करते रहे अब नहीं करेंगे, तो क्या इस हालात में पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत नहीं है? हमारे सियासतदानों को मैच्योर नहीं होना चाहिए? मैंने पहले यही बात कही थी कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बड़ी कोई हमारी डिमांड विद इन द कंट्री नहीं होनी चाहिए कि हम अगले 2 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे रखते हैं ताकि ये जो अपने मकासद हैं और ये जो चैलेंजेस हैं इनको फेस किया जा सके। ये मरियम नवाज जिनके चचा खुद कह रहे हैं कि उन्हें अभी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, वो तो अदालत में खड़े होकर अपने फेक डॉक्यूमेंट जमा करा चुकी हैं। कैलिबरी फंड का केस आपके सामने है, उन्होंने अपनी जायदाद के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी, और अब जब वो ये कह रही हैं कि ये अड्डे दे चुके हैं, तो उनको बोलो दुनिया के कोई एविडेंस ले आओ कि कौन से अड्डा अमेरिकन के इस्तेमाल में है पाकिस्तान में। लेकिन उनका काम है वावेला करना, पाकिस्तान के अदारों को तस्दीक करना, हुकूमत वक्त के खिलाफ इलॉजिकल और बेसलेस किस्म के एलिगेशंस लगा के उसकी साख को नुकसान पहुंचाना। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है। आज जिस दिन एक भी अमेरिकन ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा या कोई, तो अगले दिन सारे सोशल मीडिया पे होगा। मैं एक अर्ज करूंगा, जैसे आपने बताया फलस्तीन के इशू पे पाकिस्तान ने इसका भरपूर दफा किया और कामयाबी मिली। मकबूजा कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ है, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे भारत से जब तक नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ देर से कुछ सियासतदान सुबाइयतिज़्म बड़ा फैला रहे हैं और हमारे ही इस्टेब्लिशमेंट को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई एजेंडा है। आज जो अल्फाज कहे हैं वो सुनिए और फिर बताएं इनका हम क्या करें। चलो दुश्मन तो भारत है ही है। जवेद लतीफ़ के जो अल्फाज है, जो मुझे और आपको बींगे पाकिस्तानी मेरा ख्याल है तकलीफ होगी, ये सुन लीजिए। पंजाब जाग चुका है। पंजाब को जो गालियां पड़ती थी, पंजाब से क़यादत ने नवाज शरीफ की शक्ल में उसने वो दाग धो दिया। 3 सूबों को एतमाद दे दिया कि अब जंग जो है हरावल दस्ते के तौर पर पंजाब लड़ेगा। जनरल साहब, मैं माफी चाहूंगा, पंजाब जाग चुका है, शायद मैं भी पंजाबी हूं और जंग लड़ेगा। ये जंग किसके खिलाफ लड़ाना चाह रहे हैं, जरा मेरी रहनुमाई फरमा दे और लोगों की भी। बड़ी साहब बात यह है, देखिए पंजाब कभी भी सोया हुआ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पंजाबी हूँ, आप भी पंजाबी हैं, और पंजाब सबसे अव्वल में रहा है। चाहे वो जंग हमने इंडिया से लड़ी है, अफ़गानिस्तान से लड़ी है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ी है, तो पाकिस्तान के पंजाब के सोल्जर्स और पूरे पाकिस्तान के हर खिते के सफ़े अव्वल में ही रहे हैं। ये इनके कहने के मोहताज नहीं है। लेकिन ये जो इशारा कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ के नैरेटिव को लेकर आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जंग करेंगे। इन्होंने अगरचे ये लफ्ज़ किसी और जगह यूज़ किया, इस जो आपने शॉट चलाया है इसमें नहीं है, लेकिन इनका मकसद ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना चाहते हैं। और अभी आप 2 चीज़ें और देखेंगे, एक और पॉलिटिकल पार्टी की कुछ अमेरिका के विजिट आपको नज़र आएंगे, क्योंकि लोग वहाँ से खुशनुदी हासिल करने के लिए अब हाथ पांव मारने शुरू करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने बड़ा 2 टोक अल्फाज में ये फैसला कर लिया है कि हम अभी अमेरिकन को अड्डे नहीं देंगे, हम बराबरी। जनरल साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि ब्रेक के बाद कुछ होगा कहा जाता है, DIA से भी बड़ा करीबी राब्ता है। नाज़रीन हमारे साथ रहे, जनरल साहब से पूछेंगे किस जमात का अमेरिका CIA से राब्ता है और वो क्या लेने जाना है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले एजाज अवान हम बड़ी अहम बात कर रहे थे कि कुछ एक सियासी जमात के कुछ लोग आपको अमेरिका यात्रा करते हुए नजर आएंगे। जी जनरल साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, कौन अमेरिका जाना चाह रहा है और वहां से क्या हासिल करना चाह रहा है? देखिए, हासिल तो बड़ा क्लियर है कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं अब भी पॉलिटिकल एरेना में जिनके दिल अमेरिका के साथ धड़कते हैं और वो समझते हैं कि वहाँ से उनकी सुनवाई भी होगी, चाहे वो उनके मिशन में यहाँ पर ज़ियारत के लिए पहुँच जाएं, चाहे वो विज़िट अब्रॉड का बहाना बना के और अमेरिका खुद पहुँच जाएं और वहाँ मुलाकातें करके आएँ, या किसी तीसरी कंट्री में बैठकर मुलाकातें करें और गाइडलाइन ले लें। ये तो रिवायत रही है और ये जो मौजूदा इस वक्त चैलेंज है अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों उनके जो CIA के हेड थे वो यहाँ आए हुए थे और उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी उन्होंने सब जगहों पे मुलाकात करके जो उनको जवाब मिला है, इसके बाद वो चाहेंगे कि इसमें कोई रास्ता तलाश किया जाए और इन अदारों को टारगेट। जनरल साहब, आपसे एहतराम के साथ मैं रोकूंगा, आपने बड़ी अहम बात की। सुना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे बात करनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन करे। क्या इसमें कोई सच है? जी जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि उन्होंने अपने काउंटर पार्ट, उन्होंने कहा जी आप अपने काउंटर पार्ट से मिलें, तो वो उन्होंने मुलाकात नहीं की और वो आर्मी चीफ और जो हमारे ISI की चीफ है इनसे मुलाकात करके वो वापस चले गए। अगर आपको याद हो 2018 में जब माइक पोम्पियो ने आना था तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने एक कंडीशन रखी गई थी, ये आप शायद आपके इल्म में होगा कि पहले की तरह आमने सामने के टेबल पे बैठेंगे, एक तरफ अमेरिकन डेलीगेशन होगा और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो होंगे। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था आई विल सिट एट द हेड टेबल। प्रोटोकॉल ये है कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर और जनरल साहब बैठेगा। आपकी सारी गुफ्तगू से जो पॉइंट मैं पहले से सीखा हूँ, आपने बताया कि पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन में जो इंटरनेशनल है, इंडिया के रेफरेंस से, अमेरिकन रेफरेंस से, इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह हम तकसीम हैं, मतलब मैं कोई तनकीद की बात नहीं कर रहा, PTI की अगर हुकूमत की बात करें उसके अंदर कम से कम 15 ग्रुप मैं आपको गिना सकता हूँ। अपोजिशन आपके सामने है, पीपल्स पार्टी मज़ीद तकसीम हो गई है, वो सिंध में जा रही है, नवाज शरीफ को हम पंजाब तक कर रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल कल्चर का क्या करेंगे? जो असल क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हम क्या एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों हासिल नहीं कर सकते? और इसमें मैं आपसे एक सवाल भी करूँगा, जो शाहिद हकान अब्बासी का कहना है कि सारे इदारे बैठें और एक नेशनल कंसेंसस की तरफ चलें। क्या ये सेंसेबल बात है कि यही एक मतलब एक अखबारी बयान ही है? मलिक साहब, पॉलिटिकल कल्चर न ओवरनाइट इवॉल्व हुआ है, न ओवरनाइट दुरुस्त हो सकता है। पॉलिटिकल खेल में वही लोग सियासत कर सकते हैं जो मनीड हैं, जो रिसोर्सफुल हैं। मैं और आप इंतखाबात नहीं लड़ सकते। उनका एक तर्ज सियासत है और एक तर्ज सियासत इस कौम पर थोपा गया है और वो ये है कि MPAs एंड MNAs अपनी कंस्टिट्यूएंसीज की जो डेवलपमेंट करवाते हैं और जो उनको फंड्स मिलते हैं, अगर ना दिए जाएं तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने वोटर के सामने अपना वकार खो रहे हैं, हमने नेक्स्ट इंतखाबात में जाना है। क्योंकि उन्होंने लोगों को एक इंस्टीट्यूशनल एब्सेंस की वजह से जो लोकल गवर्नमेंट्स डेवलप नहीं हुई, अदारे डेवलप नहीं हुए और डिपेंडेंस रह गई MPAs और MNAs के ऊपर, तो वो एहतजाज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि तमाम पार्टियां अपने फंड देकर अपने MNAs और MPAs को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बावकार करती हैं। आप हमारी सियासत क्यों तबाह कर रहे हैं? आप हमारी मदद करें। चले ये सही हो गया, ठीक हो गया। ये फंड की बात मैं समझ गया, फंड कल्चर। मगर ये जो नया कल्चर है कि टॉक शो में खतून एक मर्द MNA को थप्पड़ लगा रही है, मुक्के लगा रही है, ये किधर जा रहे हैं हम? इसको किस तरह आप देखते हैं? ये जो हमने नया काम शुरू किया है। मलिक साहब, जो लैंग्वेज जवाल पजीर है, अगर आप देख रहे हैं एक शॉट चला सकें, जो बिलावल ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था, जो लैंग्वेज यूज की थी, जो ख्वाजा आसिफ ने जबान इस्तेमाल की थी और जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ जबानें इस्तेमाल कर चुके हैं,
एक जवाल पजीर कल्चर तो हमें नज़र आता है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। एक दूसरे पर गिलास फेंके गए, टॉक शोज में थप्पड़ मारे गए, असेंबली के अंदर गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की गई, लेडीज़ पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ बड़े बड़े पुराने पॉलिटिशियन की तरफ से, और जो चौधरी निसार और एतजाज अहसन का टाकरा था वो भी आप सबके सामने है। और जनरल साहब मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। माजी में नवाज शरीफ साहब कहते रहे, आसफ अली जरदारी के नवाज शरीफ धरती के नसूर हैं, इसको माफ़ भी किया तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा। बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे कि मोदी का जो यार है नवाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि मैं इसमें पटा डाल के लाहौर लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा। तो एक तरफ कोरोना ने मुल्क को तबाह किया है, दूसरी तरफ अमेरिका से अफगानिस्तान से फौज का निखला हो रहा है, पाकिस्तान की इकानमी नीचे जा रही है, और इस मौके पर क्या हम इंतखाबात करवा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि हर इंतखाब के बाद इस्लाहत के बगैर धांधली के इल्जाम होते हैं और एक नई मूवमेंट चलती है। जी जनरल साहब, क्या नए इंतखाबात की ये कौम मुतहम्मल हो सकती है जिसे धांधली ज़्यादा कहा जाता है? भट्टी साहब, जब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होती, अर्ली इंतखाबात में जाना एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के साथ ज़्यादती होगी। ये राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश तो हो सकती है कि वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल कल्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 70 के इंतखाबात के बाद से आज तक कोई भी इंतखाब ऐसा नहीं जिसमें हारने वाला कैंडिडेट या हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने बशमूल मौजूदा PDM उन्होंने जीतने वाली पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम न लगाया हो। अगर एक तरफ कल्चर ये है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंतखाबात में चाहते नहीं, और एक जो और जुल्म है, आप इस चीज़ को, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एनालाइज करके देखें कि एक शख्स 4 से 5 सीटों पे इंतखाबात लड़ता है नेशनल असम्बली में, 2 से 3 पे इंतखाब लड़ता है प्रोविंशियल असम्बली में, 8 सीटों पे इंतखाब एक कैंडिडेट लड़ रहा है, और वो जब जीत जाता है तो 7 वैकेट करके, क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर क्लियर हो चुका होता है मुल्क का, अब वो उधर 7 अपनी मर्जी के आदमी मुंतखब करवाना चाहता है, और जो फैमिली के लोग रह जाते हैं वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बनाए हुए कानून के तहत लेडीज़ के नॉन इलेक्टेड सीट पर लेडीज़ को उन पे बिठा देते हैं, तो पूरे का पूरा ख़ानदान आके बैठ जाता है असम्बली में। तो इस तरीके से अगर सियासत होगी, और जो अखराजात हैं इलेक्शन में, बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी लिमिट मुकर्रर करता रहे, वो जिस तरह डोनेशन का कवर बना के 4 से 5 करोड़ का अखराजात करके वो नेशनल असम्बली के इंतखाबात लड़ते हैं, एक छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लाहौर वगैरह में तो और ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। तो जब तक इस कल्चर को रिफॉर्म नहीं किया जाता, मेरे ख्याल में इंतखाबात नहीं कराने चाहिए, और नए इंतखाबात से पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी। अच्छा साहब, और बड़ी अहम की मेरा ख्याल है, हर इलेक्शन के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। इवन के 2013 में आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा RO के इलेक्शन है। अब आपने हुरहुराया MNA के इलेक्शन में कमो बेशतर 10 से 15 करोड़ रुपया लगता है, MPA का 5 से 8 करोड़ लगता है। आम शहरी गरीब का नुमाइंदा तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो इस्लाहत लाए बगैर इलेक्शन कराना अवाम के साथ जुल्म ज्यादती ना होगा? यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज महकूम हो चुकी हैं, गुलाम बन चुकी हैं उन इलेक्टेबल्स का। इस कल्चर ने जन्म दिया है इलेक्टेबल्स को, और वो इलेक्टेबल्स इतनी दौलत इकट्ठी कर चुके हैं कि मैं और आप उनके मुकाबले में इंतखाबात में जा ही नहीं सकते। और उन्होंने उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह अपना महकूम बना लिया है कि वो चाहे जितनी पार्टियां बदलें, आप एक एक का रिकॉर्ड उठा के देखें, आपको चंद लोग मिलेंगे जिन्होंने एक पार्टी में सियासत की है, वरना नून हो, पीपल्स पार्टी हो, क्यू लीग हो, PTI हो, यही लोग पैंतरे बदल बदल के सियासत करते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को न हारते हैं न छोड़ते हैं। वजह यह है कि इन्होंने सिस्टमेटिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपना गुलाम बना लिया है, नौकरियां दिलवाकर, थाना कल्चर से, पटवारी कल्चर से, पैसे के इस्तेमाल से, और क्वार्स करके लोगों को डरा धमका कर किसी को किडनैप करवाया, किसी की जायदाद पे कब्जा करवाया,
और इस तरह करके लोगों को अपनी जेरे नगी रखा हुआ है और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जनरल साहब इस तरह तो दायरों में चले। जनरल साहब हम तो दायरों में चल रहे हैं, लोगों को मायूस करते जा रहे हैं। आप भी वही बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है कि सियासी हम पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, आपने बहुत पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात रिफॉर्म किया, ये बात कन्फर्म हो गई कि पाकिस्तान के वजीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, अमेरिका जितना मर्जी दबाव डाले, ना पाकिस्तान की बेस देगी, ना जगह देगी, ना कश्मीर इसको सॉल्व करेगा। ताहम सियासी इस्तेकाम के लिए इलेक्शन से कबल इस्लाहात ज़रूरी है। नाज़रीन, अपने मुल्क का ख्याल रखें, ये आपका मुल्क है। ज़िंदगी रही तो अगली सोमवार को मुलाकात होगी। अल्लाह के सुपुर्द।